प्रधानमंत्री मोदी पुणे के कार्यक्रम में थे। आज के दैनिक हिंदुस्तान में खबर छपी है। उस कार्यक्रम में मोदी कहते हैं, अविश्वास के माहौल में विकास असंभव है। दैनिक हिंदुस्तान में इसी हेडलाइन के साथ यह खबर छपी है। पीएम ने कहा, एक दूसरे पर भरोसा ही देश को मजबूत बनाएगा। पीएम के इस बयान से भला कौन असहमत होगा? कितनी अच्छी बात कही है प्रधानमंत्री मोदी ने। लेकिन अगर देश में एक दूसरे के प्रति अविश्वास का माहौल है, तो यह माहौल कौन तैयार कर रहा है? एक दूसरे के भरोसे को कौन पलीता लगा रहा है? एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों का दुश्मन कौन बना रहा है? देश में अपने सियासी फायदे के लिए कौन सांप्रदायिकता की जहरीली जमीन तैयार कर रहा है? कब से तैयार कर रहा है? बीते 9 सालों में क्या हुआ और क्या हो रहा है? कौन उस जहरीली जमीन में नफरत के पेड़ पौधे लगा रहा है? और इन सब का सियासी फायदा किसे हो रहा है? बीते कुछ सालों में नफरत की फसल कैसे लहलहाने लगी है? देश के हर सूबे में, हर शहर में, हर गली और हर गांव में कौन हिंदू मुसलमान के बीच बांटने वाली दीवार खड़ी कर रहा है? इसका जवाब कौन देगा? पीएम मोदी के लच्छेदार भाषण के जवाब में आज इस वीडियो में मेरे कुछ सवाल हैं। आप भी उन सवालों को सुनिए, अपने परिवार में भी लोगों को सुनाइए और यह तय कीजिए कि पीएम मोदी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। यह हाथी के वो दांत हैं जो मंचों से भाषणों में कभी कभी दिखते हैं। खाने वाले दांत के बारे में समझने के लिए इन सवालों की श्रृंखला पर गौर कीजिए। मुहावरा है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। पीएम मोदी कहते हैं, अविश्वास के माहौल में देश का विकास असंभव है। तो फिर बजरंग दल की गुंडागर्दी पर बात होते ही पीएम मोदी उन गुंडों की जमात को, जिन पर कर्नाटक में तमाम तरह के उत्पात के आरोप हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, उन्हें बजरंग बली से क्यों जोड़ देते हैं? एक धर्म के लोगों को टारगेट करते हुए कपड़ों से पहचाने जाने की बात कौन करता है? चुनावों के मौसम में शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करता है? खुद पीएम मोदी। चुनावी सभा में ईवीएम का बटन दबाकर शाहीन बाग को करंट लगाने के नारे कौन लगाता है? देश के गृह मंत्री अमित शाह, मोदी के बाद सत्ता में नंबर 2। गोली मारो सालों को जैसे हिंसक नारे लगाने वाला मंत्री किस सरकार में है? मोदी की सरकार में। दिल्ली दंगे से पहले किस पार्टी का नेता डीसीपी की मौजूदगी में एक धर्म विशेष के लोगों को सबक सिखाने की धमकी दे रहा था? बीजेपी का नेता। किस पार्टी की सांसद कर्नाटक की सभा में हिंदुओं से चाकू छुरी तेज रखने और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने जैसे भड़काऊ भाषण देती है? बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर। किस पार्टी के सांसद, मंत्री और विधायक एक धर्म के लोगों को बात बात पर देशद्रोही, गद्दार और पाकिस्तान परस्त घोषित कर देते हैं? बीजेपी। सवाल के साथ जवाब पर भी गौर कीजिए। किस पार्टी के ऐसे दर्जनों नेता हैं जो आज ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार और जामा मस्जिद तक की खुदाई की बात करने लगते हैं? बीजेपी। वो मुख्यमंत्री किस पार्टी के हैं जो कभी ज्ञानवापी का राग अलापते हैं, कभी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने लगते हैं? बीजेपी नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। संविधान की शपथ लेने वाला कोई मुख्यमंत्री बार बार डंके की चोट पर कैसे कह सकता है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा? योगी कहते हैं, क्योंकि उनका नारा ही 80 और 20 का है। उन्हें 80 को अपने पाले में रखना है और 20 की गर्मी शांत करनी है। नारा तो याद होगा आपको उनका। और प्रधानमंत्री के भाषण सुन लीजिए। उनके भाषण के पैमाने पर जो मैं कह रहा हूं उसे कसिए। एक धर्म के लोगों का सामूहिक बहिष्कार बुलंद करने वाले सांसद और विधायक किस पार्टी के हैं? बीजेपी के। वो किस पार्टी के नेता हैं जो 40,000 मंदिरों को मुक्त कराने के नारे भी कभी कभी लगाने लगते हैं और देश में माहौल खराब करने लगते हैं? बीजेपी के।
हेट स्पीच के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ता है कि आपकी सरकार इंपोटेंट यानी नपुंसक है? क्योंकि बीजेपी और शिंदे गुट की साझा सरकार ने महाराष्ट्र में हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ तमाम शिकायतों याचिकाओं के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट को, देश की सबसे बड़ी अदालत को, यह फटकार क्यों लगानी पड़ती है कि दिल्ली में धर्म संसद बुलाकर मरने मारने की बात करने वालों के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज करने में और कार्रवाई करने में महीनों क्यों लगा दिए? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भगवाधारियों के जहरीले बयानों पर लीपापोती करने की महीनों तक कोशिश की। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? केंद्र सरकार के गृह मंत्री के, अमित शाह के। वो एसएसपी किस सूबे का था जिसने अपने जिले में उत्पाती कांवड़ियों के दंगाई मंसूबों को नाकाम कर दिया और 4 घंटे के भीतर ही उसका तबादला कर दिया गया? किस सूबे में किस आईपीएस अधिकारी को दंगा रोकने और कांवड़ियों के हुल्लर ब्रिगेड को काबू करने की सजा मिली? 4 घंटे के भीतर ट्रांसफर। यूपी के बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी, सरकार बीजेपी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो कौन से राज्य हैं जहां एक धर्म विशेष के लोगों के घरों पर बिना अदालती कार्रवाई के बुलडोजर चलने लगते हैं? यूपी और एमपी, एक आधा पाद को आप छोड़ सकते हैं। वो कौन सा राज्य है जहां गोरक्षकों के गिरोह सबसे ज्यादा सक्रिय है और जिन पर गुंडागर्दी से हत्या तक के मुकदमे हैं, लेकिन पुलिस उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती क्योंकि उन्हें पुलिस और सत्ता का संरक्षण है? उनमें से बहुत सारे सीधे वीएचपी या बजरंग दल के सदस्य या नेता हैं। हरियाणा, मोनू मानेसर जैसे हथियारबंद गोरक्षक गुंडे किस सूबे में बेलगाम है? हरियाणा में। सरकार किसकी है? बीजेपी की। वो कौन पीएम है जिन्होंने लिंचिंग की कई घटनाओं के बाद कुछ साल पहले खुद यह कबूल किया था कि गोरक्षक के भेष में घूमने वाले दिन में गाय की बात करते हैं और रात में गुंडागर्दी करते हैं? ये खुद पीएम मोदी ही तो थे। वो कौन पीएम है जिन्होंने अपने भाषण में 70-80% गोरक्षकों को असामाजिक तत्व घोषित कर दिया था और सभी राज्य सरकारों को ऐसे गुंडों का डोजियर बनाने का निर्देश दिया था? लेकिन उनकी ही सरकारों ने कभी ऐसे गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की। ये भी तो पीएम मोदी ही थे या है? इसलिए मैं आज सारी वो बातें, सारे वो सवाल, जिन सवालों का जवाब भी आपको समझना जरूरी है, सवाल भी कहने की जरूरत नहीं कि पीएम मोदी के ऐसे भाषण का असर सिर्फ अखबारों की हेडलाइन तक सीमित रह गया जब उन्होंने गोरक्षकों के बारे में बात की थी। गोरक्षकों की गुंडागर्दी बीजेपी शासित राज्यों में आज भी जारी है। देश में करीब करीब 9.25 साल हो गए बीजेपी की सरकार है। 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो फिर देश में माहौल बेहतर बनाए रखने की सबसे अधिक जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी की, प्रधानमंत्री मोदी की, अमित शाह की। ऐसे सवालों की लिस्ट इतनी लंबी हो सकती है कि यह वीडियो कम से कम 5 घंटे का बन सकता है। लेकिन इन सवालों का जवाब देगा कौन? जिसे जवाब देना है वो तो प्रवचन दे रहे हैं। जिन्हें देश के माहौल को ठीक करना है वो कहते कुछ है, करते कुछ है। जिन पर सांप्रदायिक आग को सुलगने से पहले बुझाने की जिम्मेदारी है, उन पर तीली और केरोसिन उपलब्ध कराने के आरोप है। उन पर या उनकी पार्टी पर या उनके नेताओं पर या उनके सांसदों पर या उनके विधायकों पर। जिन पर धर्मांधता वाली राजनीति के दम पर सत्ता में बने रहने के लिए नफरत को फलने फूलने देने के आरोप है। जब देश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो किससे फरियाद करें? कौन इंसाफ देगा? कौन सुनेगा? हरियाणा के नूह में हुए दंगे में दोनों पक्ष के लोग मारे गए। दोनों पक्ष के लोगों पर दंगा करने के आरोप है। हिंसा और आगजनी में दोनों पक्षों का नुकसान हुआ। लेकिन यह हुआ क्यों? ऐसी स्थितियां पैदा क्यों हुई? आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान मैंने कई अखबारों में देखा है, ज्यादातर अखबारों में। उस बयान में सीएम साहब कह रहे हैं इस हिंसा के पीछे बड़ी साजिश थी। अगर साजिश थी तो नाकाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी?
सवाल तो यह भी है कि अगर हिंदुओं की तरफ से 31 जुलाई को एक धार्मिक यात्रा निकलने वाली थी और उस यात्रा में मोनू मानेसर की तरफ से शामिल होने के ऐलान के बाद अगर इलाके में तनाव फैला 2 दिन पहले, तो पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए क्या किया? गोरक्षा के नाम पर हथियारबंद दस्ते के साथ गुंडागर्दी करने वाला मोनू मानेसर जुनैद और नासिर नाम के 2 युवकों की हत्या का आरोपी है, फरार है। उसकी गुंडागर्दी की तमाम कहानियां हैं पूरे इलाके में, लोग उसे नापसंद करते हैं इस वजह से। लेकिन उसे इतनी छूट क्यों मिली हुई है कि वो डंके की चोट पर ऐसे वीडियो जारी करता है? वो कौन लोग थे जो मोनू मानेसर का वीडियो वायरल करके इलाके में लोगों को उकसा रहे थे? आ रहा है मोनू जैसी बातें कर रहे थे, सोशल मीडिया पर लगातार उत्तेजक बातें लिख रहे थे। और वो कौन लोग थे जिन्होंने मोनू मानेसर के इस वीडियो के बाद, या जो लोग इतने उत्तेजित हो गए कि दंगाई बन गए, हथियारबंद दस्ते के साथ जहां तहां हमले करने लगे? कौन लोग थे वो? यहां तक कि पुलिस थाने पर भी हमला कर दिया गया। सैकड़ों लोगों को दंगाइयों से बचाने के लिए मंदिर में पनाह लेना पड़ा। पुलिस ने उन्हें मंदिर से बचाकर निकाला तो पता चला एक मस्जिद के युवा इमाम की हत्या कर दी गई, जो सो रहे थे आधी रात को। 2 होमगार्ड के जवान मारे गए, 5 हत्याएं हो गई। ऐसी आग लगी जिसमें दोनों पक्ष के लोग दंगाई हो गए। लेकिन सवाल तो यह है कि ऐसी स्थिति आई क्यों? मोनू मानेसर जैसे बेलगाम गोरक्षक घूम कैसे रहे हैं? बजरंग दल और बीएचपी के लोगों की क्या भूमिका है? मुख्यमंत्री खट्टर की पुलिस ने मोनू मानेसर के वीडियो वायरल होने के बाद हिंसा रोकने की पहले से तैयारी क्यों नहीं की? पुलिस की मुस्तैदी पहले से क्यों नहीं थी? जो आज हरियाणा के डिप्टी सीएम ही कह रहे हैं कि पर्याप्त संख्या में पुलिस की मुस्तैदी नहीं थी। दुष्यंत चौटाला का बयान है। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं, पता नहीं इसका जवाब कब मिलेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि देश में तनाव का एक माहौल बन गया है, या बनाने की कोशिश हो रही है। वैसे भी 4 महीने बाद से लगातार चुनाव है, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, देश के दूसरे हिस्सों में, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव। मीडिया भी नफरत फैलाने के अपने काम में लगा है। तो सजग और सचेत रहने की जिम्मेदारी आपकी है। पता नहीं आप इस बारे में कितना सोचते हैं या सोचना चाहते हैं, लेकिन कभी ठंडे दिमाग से सोचिएगा जरूर। ट्रेन की घटना के बारे में भी तो आप जानते ही होंगे, जो अभी परसों की घटना है, 2 दिन पहले की। ट्रेन में 4 बेकसूर लोगों को गोलियों से भून देने वाले सिपाही चेतन की चेतना पर नफरत और सांप्रदायिकता का ऐसा लेप चढ़ गया था कि उसने 3 ऐसे लोगों को चुन चुन कर मारा जो मुस्लिम थे, अलग अलग बोगियों में बैठे थे। उनकी धार्मिक पहचान उनके हुलिये से जाहिर हो रही थी। अपने सीनियर एएसआई टीकाराम मीणा की हत्या करने के बाद उस सिपाही ने हथियार लेकर 5 बोगियों में इधर उधर अपने शिकार को तलाशा और उसके बाद 3 हत्या कर दी उसने। अलग अलग जगह गोलियां चलाता गया। उसके दिमाग में क्या चल रहा था पता नहीं, वो क्या सोचकर उसने हत्याएं की। लेकिन उसने जिन 3 लोगों को गोलियों से भून दिया, उनकी पहचान ये बताने के लिए काफी है कि उसके भीतर नफरत की आग तो जरूर थी। इंडियन एक्सप्रेस में आज एक खबर छपी है। उस खबर के मुताबिक जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन की बोगी नंबर B2 में सफर कर रहे सैयद सैफुल्ला अपनी बर्थ पर बैठे थे। तभी सिपाही चेतन वहां पहुंचा। तब तक वो हत्या कर चुका था अपने एएसआई की और एक और की। उसने सैफुल्ला से उनका नाम पूछा और बंदूक की नोक पर उसे कहीं साथ चलने को कहा। सैफुल्ला ने विरोध किया तो चेतन ने उन्हें गोली मार दी। हैदराबाद के एक मोबाइल शॉप में काम करने वाले सैफुल्ला अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे। अब उनकी पत्नी और 3 बेटियां हैं, शायद एक छोटा 4-6 महीने का बेटा भी है। सबके सामने अब अंधेरा छा हुआ है। चेतन ने इसी तरह 64 साल के अब्दुल कादिर और 48 साल के असगर अब्बास अली की भी हत्या कर दी। कहा जा रहा तीनों की हत्या उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर की गई। 4 हत्याएं करने के बाद कातिल सिपाही कस्टडी में है। लेकिन चेतन ने जिस तरह से मीडिया कवरेज और मोदी योगी का नाम लिया, आप जान चुके होंगे उसका भी कुछ मतलब है। क्या इसे सिर्फ ये मान लेना सही होगा कि चेतन बहुत गुस्सैल था, आपसी बहस के दौरान उसे गुस्सा आ गया और उसने 4 लोगों को हत्याएं कर दी, जैसा बहुत सारे लोग
लिखकर बताने की, साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसे गुस्सा आ भी गया तो क्या 4-5 बोगियों में घूमकर यूं ही एक समुदाय के लोगों को तलाश कर या पहचान कर या नाम पूछकर उसने अगर हत्या कर दी तो उसकी मंशा क्या थी? और क्या ऐसी कोई मानसिक बीमारी होगी कि टारगेट एक किस्म के 3 लोग? कहा यह भी जा रहा है कि वो मानसिक तौर पर बीमार था, उसका इलाज चल रहा था। लेकिन दैनिक भास्कर में आज ही मैंने देखा कि दैनिक भास्कर के मुताबिक पश्चिम रेलवे के आईजी और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा है कि उन्होंने चेतन के मानसिक तौर पर बीमार होने के बारे में कोई बयान नहीं दिया था। कल उनके हवाले से ऐसा बयान अखबारों में छपा है। बहरहाल जांच के बाद बाकी बातें पता चलेगी, लेकिन मीडिया के जरिए जो नफरत फैलाई जा रही है, चेतन की चेतना को कुंद करने में उस नफरत और मीडिया की भूमिका भी थी, जिसने उसे हिंसक बना दिया था। इसमें कोई शक नहीं, और इसमें शक की फिलहाल कोई गुंजाइश भी नहीं दिखती। ट्रेन में हुई हिंसा एक घटना भर नहीं है। देश में पैदा किए जा रहे माहौल के संभावित नुकसान का अंदाजा शायद आप ऐसी घटनाओं से लगा सकते हैं, लगाते रहिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे हो, भाषण में जब लच्छेदार बातें कर रहे हो, देश को अगला टर्म मिलने के बाद टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचाने के दावे कर रहे हो, या देश से हर तरह की मुश्किलें और समस्याओं को दूर करने की बातें कर रहे हो, तो दिमाग में ये भी रखिएगा कि देश में जो हो रहा है, जहां भी आप हैं, जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं, पारिवारिक कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में, जहां भी आप जाते हैं, हर जगह बैठते ही 10 से 20 मिनट आप बैठे नहीं कि बस हिंदू, मुस्लिम, मोदी और ये बात होने लगती है। तमाम तरह के व्हाट्सएप ग्रुप में लोग लिखते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, और कहीं भी आप बैठ जाइए, देश में क्या माहौल है इसका आपको अंदाजा लग जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जब लच्छेदार भाषण सुनेंगे, कई बार मन की बात सुनेंगे, तो लगेगा सब कुछ बहुत चंगा है। न मणिपुर में कुछ हुआ, न गुड़गांव में कुछ हुआ, न ट्रेन में कोई हत्या हुई, कहीं कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मोदी जी इन सब चीजों पर बोलते नहीं, लिखते नहीं, चुप्पी साध लेते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं। अभी से अगला 10 महीना बहुत अहम है, क्योंकि अप्रैल मई में चुनाव है। चुनाव तो नवंबर दिसंबर में भी है। बहुत कुछ होना है। अगर हम और आप सचेत नहीं रहे तो ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी सबकी है। सत्ता में बैठे लोगों को तो सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, उसके लिए बहुत तरह की कोशिशें होगी, लेकिन तय हमें और आपको करना है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।